नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप जानते हैं कि आज और कल 2 दिन दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। कल ही नीतीश कुमार अपने कई बड़े नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे और इस बात के चर्चे तभी से गर्म हो गए थे कि आखिर क्यों दिल्ली में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों ये बैठक किसी और शहर में पटना या बिहार के किसी और शहर में नहीं हुई और नीतीश कुमार आखिर इस बैठक में ऐसे कौन से फैसले लेने वाले हैं जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और आज जब बैठक हुई तो ये सामने आ गया कि नीतीश कुमार की आगे की तैयारी क्या है, किस तरह वो बीजेपी को अपनी शर्तों में उलझा सकते हैं, किस तरह वो मोदी जी को दबाव में रहकर सत्ता चलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और उनके तमाम नेताओं ने एक ये बात तय की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो उनकी मांग है उस पर वो टिके रहेंगे और इस पर बीजेपी को वो फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी ओर बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया है और पटना हाई कोर्ट से इसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू की मांग है केंद्र सरकार से कि वो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे। इस तरह नीतीश कुमार के आज के ये जो 2 बड़े फैसले हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और इसीलिए आज हम इस बात पर खरी चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी में है जेडीयू यानी नीतीश कुमार, क्योंकि आप जानते हैं कि एक और नीतीश कुमार और दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू, इन 2 बैसाखियों के सहारे ही पीएम मोदी की सरकार खड़ी हुई है। एनडीए सरकार इस वक्त चल रही है, लेकिन अब ये कब तक चल पाएगी, क्योंकि आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है जेडीयू की और कल जो होगी और उसमें जो फैसले लिए जाएंगे उस पर क्या राजनीति किस तरह से तेज होगी और बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि बीजेपी के ही नेता रहे हैं अश्विनी चौबे, पूर्व सांसद और मंत्री, जिन्होंने ये मांग की थी कि अगला चुनाव बिहार में जब होगा यानी 2025 का चुनाव वो नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस पर जेडीयू के जो बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उनका एक बयान आया है। क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने, इसको सुन लेते हैं। उनके पास पार्टी के द्वारा दी गई सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। अगर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को वो स्वीकार्य हो। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की लगातार बात हो रही है। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति निहित है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ये पार्टी की पुरानी मांग है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयासरत रहे। तो अगले साल चुनाव को लेकर भी फोकस करेंगे आप लोग? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यहाँ विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। लेकिन अश्विनी चौबे लगातार मैंने कर दिया तो अश्विनी चौबे क्या सीनियर नेता बीजेपी के वो ये कहते हैं कि बिहार का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए। हम छोटे मोटे नेता के वक्तव्यों पर बयान नहीं देते। प्रधानमंत्री एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदन के नेता अपनी राय जाएंगे। तो ये थे केसी त्यागी जो अश्विनी चौबे को छोटे मोटे नेता बता रहे थे, जबकि पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया था तो पत्रकार का ये कहना था कि एक सीनियर नेता हैं बीजेपी के। तो इसी से समझ में आता है कि बीजेपी क्या सोच रही है और जेडीयू किस राह पर चल रही है और अब क्या दोनों की राहें आगे भी साथ बनी रहेंगी या दोनों की राहें अलग अलग हो जाएंगी। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमनिंदु उपाध्याय जी। अमनिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अभी आपने सुना ही केसी त्यागी का जो बयान था, क्योंकि यही केसी त्यागी थे जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि बीजेपी जिसे चाहे स्पीकर बनाए और हम उन पर समर्थन करेंगे, जबकि नीतीश कुमार का तब तक कोई बयान सामने नहीं आया था। आज केसी त्यागी जो हमने अभी वक्तव्य सुना उनका, ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले का था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि आज किस किस पर चर्चा होगी और खबरें आ गई हैं कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब आगे इस पर क्या डिटेल आएगा ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे अमनिंदु जी, लेकिन इस समय जो ये सबसे बड़ी खबर ये है कि
बीजेपी के सामने जेडीयू ने इस तरह से मुश्किल खड़ी कर दी है कि उसने अपनी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है उस पर अपनी बात रखी है और कार्यकारिणी में इस बात को उठाया गया है कि इस मांग पर हमको टिके रहना है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मांग को पूरा कर पाएगी, क्योंकि बहुत समय से ये आजकल की मांग नहीं है, ये बरसों की मांग है जेडीयू की और आरजेडी की भी, लेकिन अब तो दोनों अलग हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी इस जेडीयू की मांग को पूरा करेगी, और अगर पूरा नहीं कर पाती है तो क्या फिर नीतीश कुमार किसी और तरह की शर्त रखेंगे या सरकार से अलग होने का फैसला करेंगे? किस तरह का दबाव बना सकते हैं अमलेंदु जी नीतीश कुमार? देखिए समिता जी, एक तो आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक करके और संजय झा को अध्यक्ष बना के कई संकेत देने की कोशिश की है, और जो तीन उनकी विशेष मांगे हैं वो तीनों विशेष मांगे जो हैं वो भी ये बताती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से दबाव बना रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे दब के काम करे। आपने उनके एक वाक्य पर ध्यान नहीं दिया समिता जी, जो केसी त्यागी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में सर्वमान्य नेता हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में कहा कि मोदी जी जो हैं वो एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, ये कहा, लेकिन सर्वमान्य नेता जो है वो नीतीश कुमार है, ये केसी त्यागी ने कहा है। तो अब ये मोदी जी को समझना है और भारतीय जनता पार्टी को समझना है कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। ये बात केसी त्यागी ने बहुत जोर दे करके कही है। इसके निहितार्थ समझे जा सकते हैं कि इस सरकार के साथ जेडीयू के संबंध किस तरीके के हैं। दूसरी बात समिता जी की, जिस तरीके से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब है ये भी समझा जाना है। और केसी त्यागी ने मीटिंग से निकलने के बाद कुछ कहा है समिता जी, हम उसको भी सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। लेकिन जो संजय झा को बनाया है उसका एक जो संदेश है, वो संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे भी अब डाका डालने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। तो ये किस तरीके का समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसको समिता जी समझा जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो गांठ पड़ी हुई है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस गांठ में और गांठें पड़ रही हैं, ये समझा जा सकता है इस कार्यकारिणी की बैठक से। और उससे जो बातें निकल करके आ रही हैं उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये गांठें अब और ज़्यादा पड़ रही हैं। और वो रहीम का ही धागा है, दोहा है समिता जी के, गांठ पड़े फिर जो मतलब जोड़ा तो सिर्फ धागा टूट जाए तो क्या है कि वो जुड़ता है तो वो गांठ पड़ जाती है। तो ये इनके धागे तो कई बार टूट चुके हैं, तो ये जितनी बार जुड़ते हैं समिता जी उतनी गांठें और पड़ती चली जाती हैं। अब ये तो गांठों के अंदर गांठें जो चलती चली जा रही हैं, तो ये गांठें सुलझेंगी किस तरीके से, ये मोदी जी को समझना है। मुझे लगता है कि आज नीतीश कुमार ने और कई गांठें लगा दी हैं मोदी जी को सुलझाने के लिए कि मोदी जी आओ तुमसे ही निपटते हैं, इन गांठों को सुलझाओ सबसे पहले। तो जो तीन मांग रखेंगे, जो सबसे बड़ा है और दबाव बनाने की कोशिश है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, यानी कि जो उनको याद दिलाया जा रहा था नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव की तरफ से याद दिलाया जा रहा था। पप्पू यादव जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे से ही उन्होंने शुरुआत करी, संविधान की शपथ बाद में ली और बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो थी उन्होंने पहले दोहराई। तो ये सारे जो दबाव नीतीश कुमार के ऊपर बन रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, नीतीश कुमार उस दबाव में भी हैं और उस दबाव के चलते अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि भाई हमारा विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तभी आपके साथ संबंध आगे चल सकते हैं। अब बीजेपी के सामने संकट समिता जी ये है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी बीजेपी, और अगर बिहार को देती है तो फिर नीतीश को जो मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको क्यों नहीं दिया जाएगा। फिर वहाँ तो राज्य भी नया बना है, अभी वहाँ जो है नई बन रही है राजधानी, उसके लिए पैसा चाहिए है, राज्य के विकास के लिए चाहिए है। चंद्रबाबू नायडू ने जब संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हैदराबाद और साइबराबाद में उन्होंने बहुत काम किया था। जो संपत्तियाँ जो हैं वो उनका जो बंटवारा हो रहा है वहाँ, किस तरीके से उसकी जो आंध्र की संपत्ति जो उसके हिस्से में आई है उसका किस तरीके से वहाँ अवमूल्यन हो रहा है, वो ये सारे संकट वहाँ आंध्र प्रदेश के सामने हैं जो जेन्युइन संकट हैं। बिहार के भी संकट जेन्युइन है जो उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन आंध्र के भी जेन्युइन संकट हैं जो उसको चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए। तो अब ये सवाल ये है समिता जी कि यहाँ तो जो है लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हो रहे हैं केंद्र सरकार के पास,
आपने देखा कि किस तरीके से रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड ही जो 3-3 बार निकाल लिया गया है। अब LIC को बेचा जा रहा है कि साहब वो LIC बेच करके 60,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किया जाएगा। तो जब LIC बेचने की नौबत आ रही है, रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड निकालने की नौबत आ रही है, तो ये दुनिया के महान अर्थशास्त्री जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं समिता जी, ये किस तरीके से आंध्र प्रदेश को, बिहार को, दोनों को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दे पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो तो प्याज भी नहीं खाती हैं, उन्होंने कहा था वो प्याज नहीं खाती हैं, तो प्याज की उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती हैं तो प्याज की महंगाई पे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश की से भी नहीं आती हैं और बिहार से भी नहीं आती हैं, तो उनको पैकेज कैसे जाएगा? तो ये बहुत सारे संकट समिता जी, जिसके लिए मुझे लगता है कि वो संकट में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी को ये एक तरीके से आज नीतीश कुमार ने फंसाया है। हालांकि एक समय सीमा तय की है, थोड़ी सी मोहलत दी है बीजेपी को कि भाई आप हमारी बातों पर विचार कीजिए, लेकिन जो अपनी 3 मांगें उन्होंने रखी हैं वो तीनों मांगें भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करने वाली हैं समिता जी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं बिहार में खासकर, क्योंकि इसी बिहार में जनवरी में वो सत्ता में लौटी थी, किसी तरह उसने नीतीश कुमार को अपने पाले में मिलाया था और उसके बाद उसे उम्मीद थी कि अब नीतीश कुमार उसके इशारों पर चलेंगे, क्योंकि तब कहा यही जा रहा था कि नीतीश कुमार पर किसी तरह का दबाव बनाया गया है और इस वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा है। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने शायद किसी बड़े प्लान के तहत इंडिया गठबंधन को छोड़ा था और बीजेपी का साथ लिया था, ताकि बीजेपी को वो अब अपने इशारों पर चला सके, ये अब दिख रहा है। और आज की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें उससे पहले 2 और बड़े नेता हैं, एक तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज कुमार और उससे पहले विजय चौधरी, इन दोनों के भी बयान सामने आए थे। क्या कहा है इन दोनों नेताओं ने, इसको भी हम सुन लेते हैं। होने वाला है वो तो 2-4 घंटे में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी होगा पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक होगी, उसमें जो प्रस्ताव आएगा सभी सदस्य उस पर विमर्श करेंगे और फिर जो पारित होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाए जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा तो हमने भी सुनी है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होता है उस समय तक जरूर इंतजार करें। अश्विनी चौबे का बयान आपने भी सुना होगा कि 2025 में बीजेपी का सीएम पेश होना चाहिए बिहार में। हम तो सम्राट चौधरी का भी बयान सुनते हैं। तो क्या कहेंगे सर? तो यहाँ पर विजय चौधरी ने अश्विनी चौबे के बयान पर कुछ नहीं कहा। हमने इससे पहले सुना था कि केसी त्यागी ने कहा था कि छोटे मोटे नेताओं के बयान पर हम प्रतिक्रिया नहीं देते। यहाँ उन्होंने कहा कि हमने सम्राट चौधरी का बयान भी सुना था। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी संकेत दिए थे उस समय कि हाँ, हम ये तो हमारा हमेशा से मुद्दा रहा ही है कि हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करते ही हैं। अब उन्होंने क्या कहा था, इसको सुन लेते हैं। परिणाम आने के बाद और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी, एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता, तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है और विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। नियुक्तियों की भी चर्चा हो रही है सर, क्या कौन कौन से पद हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है? पद का तो नहीं, ये सब चीज देखिए, संगठन में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इसकी औपचारिक जानकारी हम लोग को नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी मैं नहीं हूं, मैं बिहार पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो अब कौन सी नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति, तो नियुक्ति के नहीं, वो तो पार्टी वो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वह जो भी तय होता है कार्यसूची का उमंग राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी आपको जानकारी दे सकते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की अरे ये सब तो चिंता हम कर ही रहे हैं। वो लोग बोलता है जिसको जेल में विशेष दर्जा चाहिए। बिहार की चिंता हमारी चिंता है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों भी माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर मुहर लगाया है, तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है, तो बिहार विकसित राज्य बने और पिछड़े राज्यों के नीतीश कुमार जी आवाज है, यह भी सच है। अमरिंदु जी, यहाँ पर
पंकज कुमार भी लगभग वही बात जो केसी त्यागी ने कही थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि वो सर्वमान्य नेता है एनडीए के, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देश की राजनीति ही नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चलती है। दोनों नेता बड़े नेता हैं और उन दोनों का ये कहना कि नीतीश कुमार जो है मतलब हीरो वही है, या हम बोले कि इस बारात के दूल्हा वही है, तो फिर ऐसे में मोदी जी क्या बनकर रह जाएंगे अमरेंदु जी? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी तो अभी तक, क्योंकि जितनी भी बातें हो रही हैं लगातार ये कि मतलब राष्ट्रपति ने कह दिया कि उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला, जेपी नड्डा जो है या तमाम नेता जो है वो मोदी जी को इस तरह से चढ़ा रहे हैं जैसे कि बीजेपी को ये जो तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिला है वो मोदी जी के दम पर मिला है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी जी के कारण तो बहुत जगहों पर नुकसान हुआ। और वो जो बीजेपी के नेता है मतलब राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने खैर जिन जगहों पर इन्हें अयोध्या से लेकर जिन भी शहरों पर जिन विधान सांसदों मतलब जिनको हार मिली उसके लिए उन्होंने कुछ अलग ही व्याख्या कर दी कि राम जी की क्या मंशा रही है इसके पीछे और वो क्या चाहते हैं, वो एक अलग रास्ते पर ले गए इस पूरी बहस को। लेकिन हकीकत यही है कि मोदी जी के कारण बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी यूपी में भी फिर से एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें ये मतलब कल की बात है, शुक्रवार की बात है, जिसमें फिर से ये समीक्षा हुई कि किन वजहों से हार हुई और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कारण सामने आए हैं। बहरहाल अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं कि जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसमें ये जो 3 फैसले लिए हैं, एक तो ये है कि राष्ट्रीय जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसकी बात हो रही है, दूसरा जो कास्ट सेंसस के आधार पर और जो आरक्षण बढ़ाने की मांग है, और इस पर क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने तो इस फैसले को निरस्त कर दिया, लेकिन अब जेडीयू ये चाह रही है कि केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डाल दे। और 9वीं अनुसूची में आने का मतलब है यानी राज्य और केंद्र के वो कानून जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती वो 9वीं अनुसूची में आते हैं। यानी यहाँ पर एक बार फिर से जेडीयू ने गेंद डाल दी है बीजेपी के पाले में कि आप ये आरक्षण वाला मसला भी वहां पर लेकर जाएं ताकि हम लोगों को आसानी हो। और तीसरा ये जो है कि जो झारखंड में भी फिर जो चुनाव लड़ने का फैसला है जेडीयू का, ये ऐसे 3 महत्वपूर्ण फैसले, और इसके साथ साथ जिस तरह से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आप किस तरह से इन तमाम फैसलों को देखते हैं अमरेंदु जी, और इसमें बीजेपी के लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी होती है आप देख रहे हैं? एक तो समिता जी जो बार जेडीयू की तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो मोदी जी को कोशिश ये दी जा रही है कि मोदी जी ये जो सरकार बनी है नीतीश कुमार की वजह से बनी है। और समिता जी इसमें कोई दो राय है भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से इस बात को महसूस करती है कि सरकार जो बनी है वो नीतीश कुमार के दम पे ही ये सरकार बनी है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं डॉक्टर संजय पासवान, उनका हम लोगों ने बयान सुनवाया था, बताया था कि वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी साथ में नीतीश कुमार साथ में नहीं होती तो बीजेपी बिहार में 0 पे आउट हो जाती। इसी तरीके से सम्राट चौधरी जो है जिनका हवाला दिया जा रहा है वो सम्राट चौधरी का बयान का हवाला केसी त्यागी ने भी दिया और वो विजय चौधरी ने भी दिया। इसका मतलब समिता जी ये है कि ये संदेश भी दिया जा रहा है बीजेपी को, ख़ास तौर से मोदी जी अमित शाह को, कि आपकी पार्टी में भी हमारे लोग हैं और समय आने पर ये हमारे साथ होंगे और आपको हम यहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की सोचिए भी नहीं, कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों को मालूम है जो आपके लोग हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनमें से एक और एक पूर्व अध्यक्ष भी हैं और आपके अनुसूचित जाति मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर संजय पासवान, उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में एनडीए ताकतवर है, उसी की वजह से सरकार बनी है। तो ये तो बात सही है समिता जी, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार से 30 सीटें कम हो जाती हैं एनडीए की, और एनडीए की 30 सीटें कम हो जाती तो बीजेपी कहाँ पे होती, आप समझ सकती हैं, 200 पे आती, सरकार नहीं बनती। तो ये बार बार मोदी जी को एहसास कराया जा रहा है कि आप हमारी वजह से हैं, हम आपकी वजह से नहीं हैं, और आपकी जो है मजबूरी है हमें साथ में रखना, हमारी कोई मजबूरी आपको साथ रखने की नहीं है। ये संदेश अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया जाना शुरू हो गया है समित्रा जी, और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया जा रहा है। तो और ये भी बताया जा रहा है कि आपको हमारे मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, हमारे मुद्दे जो हैं उन्हें आपको मानना पड़ेगा और आपको अपने मुद्दे दरकिनार करने होंगे। जो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को जो शामिल करने का मसला है समित्रा जी, वो साफ तौर पर यही है कि जिस पे भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी एक तरीके से देखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार की इस मांग की हाँ में हाँ एक तरीके से कहा जाए, वो सम्राट चौधरी मिला चुके हैं पहले ही, और उनका बयान आ चुका है कि जो हाईकोर्ट ने निरस्त किया है आरक्षण बढ़ाए जाने की समय सीमा, उसको जो है वो हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए याचिका दायर किया, ये वो बयान दे चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अपना एजेंडा लागू करवाने के लिए नीतीश कुमार जो है वो
पहले से फील्डिंग पूरी कर चुके हैं, तो ये जो संभावनाएं या आशंकाएं व्यक्त की जानी थी कि साहब वो 272 अपना पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ेगी और उनके सांसदों को तोड़ेगी, तो ये भी संदेश दे दिया गया है कि अगर आपने कोई इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की तो हम आपको बिहार में तोड़ देंगे। तो ये संदेश सर्वमित्रा जी यहाँ से लगातार दिए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी आप जो अपने लोगों से कहलवा रहे हैं, जो अश्विनी चौबे खासतौर से हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है और धुरी जो है वो नीतीश कुमार है। ये संदेश मोदी जी को पहुंचा दिया गया है, यानी कि मोदी जी आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो आप जो है वो कठपुतली हैं एनडीए की, आप असली प्रधानमंत्री नहीं है, ना आपकी 56 इंच की छाती है और ना आप एक अकेले सब पे भारी हैं। ये संदेश जनता दल यू की तरफ से मोदी जी को पहुंचाया जा रहा है। अब मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते समिता जी, ये मोदी जी को देखना पड़ेगा, लेकिन जनता दल यू जो है वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा करने वाला है और ये आज की कार्यकारिणी की जो उनकी बैठक है उससे ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि उन्होंने मुद्दे ऐसे खड़े कर दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं और ये परेशान करते रहेंगे। केसी त्यागी ने बाहर निकल के कहा भी है कि हमारी जो मांगे हैं हम उन पर काम कर रहे हैं और वो हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। तो भाई मांग कहाँ उठाते रहेंगे? जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने आप मांग रखते रहेंगे, मांग उठाते रहेंगे, कब तक उठाते रहेंगे? सवाल ये है कि क्या मांग पूरी भी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले उनका दबाव होगा कि हमारी मांगें पूरी कीजिए और अगर हमारे साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव में जाना है आपको, भारतीय जनता पार्टी तय करे, तो अश्विनी चौबे जैसे लोग जो हैं उनके बयानों पर रोक लगाई जाए। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने स्पष्ट कर दिया है। एनडीए जो है वो नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता हैं, ये भी स्पष्ट कर दिया है। यानी सारी चीज़ें जनता दल यू की तरफ से नीतीश कुमार ने स्पष्ट करवा दी हैं अपने लोगों के जरिए, अपने पार्टी के बड़े लोगों के जरिए। मोदी जी को, अमित शाह जी को ये संदेश पहुंचा दिया है, उन अमित शाह को भी संदेश पहुंचा दिया है जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अपने दरवाजे बंद रखो या खुले रखो, हमारी ये मांगे हैं, आपका दरवाज़ा बंद है तो हमारे लिए दूसरे दरवाजे खोले, हम चले जाएंगे, वरना हमारी मांगे आपको माननी पड़ेंगी। और नेता हम हैं सर्वमान्य, और धुरी जो है राजनीति की वो हमारे तरफ घूमती है, मोदी जी की तरफ नहीं घूमती है। ये साफ साफ संदेश एक तरीके से मोदी और अमित शाह को नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया है समित्रा जी। जी बिल्कुल, और नीतीश कुमार मोदी से कहीं सीनियर नेता हैं, ये बात तो है ही, क्योंकि वो जब से राजनीति में हैं और मोदी जी जब से राजनीति में हैं और दोनों के बीच का फर्क और दोनों को सत्ता किस तरह से मिली, कौन पहले सत्ता में आया, ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अब एक बात और साबित हो गई अमरेंदु जी की नीतीश कुमार मोदी से कहीं बड़े चतुर राजनीति के खिलाड़ी हैं, क्योंकि मोदी जी बार बार अपनी बातों में फंस जाते हैं, वो कितना मैं करते हैं, इसको भी देखा है। चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा बीजेपी को, उनके बड़बोलेपन का नुकसान उठाना पड़ा। वही नीतीश कुमार जो खुद कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहकर भी अपने लोगों से इतना कुछ कहलवा देते हैं या अपने काम वो किस तरह से करवा देते हैं, तो असली चतुराई जो है वो इसको बोलते हैं। मतलब राजनीति का में जो शातिर होना है वो नीतीश कुमार, उनको हम बोल सकते हैं कि एक बेहद चतुर खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और उनके खेल को बीजेपी भी अभी तक शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। और इसीलिए जैसे चाहे अमित शाह ने बोला या उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी भी नीतीश कुमार के डीएनए में खोट निकालने लगे थे। तो ये इस तरह की जो बातें, और आप जो रहीम का जो दोहा बोल रहे थे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बिहार में यानी नीतीश कुमार और मोदी के बीच में ये गांठें जो हैं वो बहुत बढ़ती गई हैं, और अभी भी उन गांठों के बावजूद ठीक है दोनों सत्ता में एक साथ हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं, जिस तरह का मैदान उन्होंने तैयार कर लिया, जिस तरह की गोटियां उन्होंने बिछा ली हैं, उसमें बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इधर लालू प्रसाद जी ने भी एक मुश्किल खड़ी कर दी है। आज उनका एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कई खास बातें लिखी, और उसमें उन्होंने बताया है कि जेपी जो थे, जो मतलब जिनके कारण जो इमरजेंसी में सबसे अहम, जिनके ऊपर इंदिरा गांधी को जिनके कारण इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा था, उन जेपी का उन्होंने बताया कि उनकी बनाई हुई कमेटी का कन्वीनर मैं था, और उसमें फिर उन्होंने आपातकाल के दौरान के तमाम नेताओं के नाम लिए अमरेंदु जी, और उसमें उन्होंने एक खास चीज लिखी कि मेरे मित्र नीतीश कुमार, यानी उन्होंने अपने सारे साथियों को याद किया। उन्होंने शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और कर्पूरी ठाकुर, सारे नेताओं को याद किया, और फिर उसमें उसी लाइन में वो लिखते गए कि मेरे फ्रेंड नीतीश कुमार, यानी यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि नीतीश कुमार अभी भी मेरे दोस्त हैं और हम
आपातकाल के दिनों के साथी हैं, लेकिन मोदी आज जिस आपातकाल का विरोध कर रहे हैं, जिसको वो काला दिन बता रहे हैं, उस समय संघ के लोग, लालू जी ने लिखा कि मुझे उस समय बीजेपी के लोग तो कोई ऐसे दिखाई नहीं देते थे जो उस समय हमारे साथ जेल में गए हों। और बाला साहब देवरस का उन्होंने जिक्र कर दिया कि कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि आप जो है ठीक कर रही हैं। ये सारी बातें उन्होंने, और उन्होंने साथ साथ ये बता दिया कि इंदिरा गांधी कितनी बड़ी नेता थी, उन्होंने, हम लोग विरोध करते थे लेकिन हमको कभी देशद्रोही नहीं कहा। उस समय के युवाओं को ये नहीं बताया कि तुमको किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब किस तरह की इमरजेंसी अभी है और उस समय जो इमरजेंसी थी, दोनों में कितना फर्क है। इंदिरा गांधी खुद कितनी बड़ी नेता रही हैं, किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण उन्होंने कराया। ये सारी बातें लालू प्रसाद जी के आज के लेख में हैं, जिसमें एक ये करारा जवाब है मोदी जी को और तमाम बीजेपी को, जिसने संसद में इस समय जरूरी मुद्दों को छोड़कर आपातकाल पर चर्चा करना वो ज्यादा सही समझा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से नीट पर जो चर्चा हो रही है वो बंद हो जाएगी। और कल राहुल गांधी का, फिर खड़गे जी का माइक किस तरह से बंद हुआ, संसद में कल किस तरह का हंगामा हुआ, और अभी भी नीट को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है। तो एक और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, ये पूरा विपक्ष ये अभी घेर रहा है बीजेपी को, उसको चैन नहीं लेने दे रहा है। और दूसरी ओर जेडीयू, उसकी अपनी तैयारी चल रही है। आज और कल की उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बातें हो रही हैं या कल जो होंगी, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाला वक्त किस तरह चुनौती भरा हो सकता है। जेडीयू ने आज की बैठक में, अमलिंदु जी शायद इस बात पर भी चर्चा की है कि बिहार में उसकी जो 4 सीटें गई हैं, 4 या 5 सीटों का उसको नुकसान, 4 सीटों का नुकसान हुआ है जेडीयू को और 5 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। तो जो 4 सीटें गई हैं वो किन वजहों से गई हैं, इसकी समीक्षा हुई। दूसरी बात, जेडीयू अब जो गाजियाबाद यानी यूपी में जो अब उपचुनाव होने वाला है, तो गाजियाबाद में भी जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के अनूप पटेल, उन्होंने संजय बिंदल को ऐलान कर दिया कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ क्या यूपी में जेडीयू और बीजेपी, इनके बीच कोई तालमेल नहीं देखने मिलेगा अमलेंदु जी? और क्योंकि योगी और मोदी के बीच तो वैसे ही तालमेल नहीं देखने मिल रहा। जो अभी मैं आपको बता रही थी कि बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक कल लखनऊ में हुई और उसमें ये बात सामने आई कि कई विधायक अपने क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ थे और भाजपा को इन सीटों पर भीतरघात से नुकसान हुआ। फिर यह भी कहा गया कि संविधान के मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट वोटर अलग हो गया, ओबीसी वोटर छिटक गया और बीजेपी की करारी हार इस वजह से हुई। और यह भी कहा गया कि ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को हम रोक नहीं पाए। तो यहाँ पर एक और यूपी में इस बात को समझ रही है बीजेपी की वहां ओबीसी वोट बैंक किस तरह से बिखर रहा है। उधर जेडीयू जो बात कर रही है, एक तो विशेष राज्य का दर्जा और दूसरा जो आरक्षण बढ़ाने की बात, इन सब के बीच जातिगत जनगणना की बात भी उठी है और अभी तक तो नरेंद्र मोदी ने जनगणना का ऐलान भी नहीं किया है। क्या करेगी बीजेपी, किस तरह से फंस गई है बीजेपी जेडीयू के आगे? देखिए समिता जी, जेडीयू ने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फांस दिया है, जबकि चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार फंसे हुए अब नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को फांस दिया है। मोदी जी को ज़बरदस्त तरीके से फांस दिया है नीतीश कुमार ने जो जाल बुने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को फंसना है और जितना निकलने की कोशिश करेगी उतना और फंसती चली जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो चर्चा हो रही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों हुआ और किस तरीके से ओबीसी वोटर जो है वो छिटक गया और दलित मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर चला गया संविधान बचाने के मसले को लेकर के। बिहार में उस तरीके से असर नहीं हुआ इन मुद्दों का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में असर हुआ। अगर बिहार में भी इस तरीके से असर होता तो समझता है आज स्थिति दूसरी होती, केंद्र सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इस बात को नीतीश कुमार भी समझा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है कि अगर यूपी जैसे हालात बिहार में भी हो गए होते, हालांकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक बढ़ा है वहाँ, मतलब राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन वोट बैंक बढ़ा है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो सीटों में भी कन्वर्ट हुआ है, अगर यही स्थिति बिहार में भी हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरती। और नरेंद्र मोदी जो है अभी जो राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा रहे हैं कि साहब वो बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो ये कहलवाने का अवसर फिर राष्ट्रपति को से नहीं मिलता नरेंद्र मोदी को। तो ये अच्छी तरीके से बीजेपी समझ रही है और नीतीश कुमार इस बात को बार बार याद दिला रहे हैं कि आपकी ये स्थिति फिर नहीं होती। तो जो जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में वो घोषणा कर रहे हैं कि गाजियाबाद से वो लड़ेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है जेडीयू के, तो जाहिर सी बात है कि समिता जी जेडीयू भी चूँकि दूसरे राज्यों में भी है और जगह भी चुनाव लड़ती है वो, तो उसके और जगह विधायक भी हैं एक दो करके,
तो अब जाहिर सी बात है कि ये संघर्ष तो बढ़ेगा, चूंकि अब जेडीयू को भी बताना है कि वो भी राष्ट्रीय पार्टी, ये बताया जा रहा है कि वो एनडीए के सर्वमान्य नेता है और देश की राजनीति जब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है तो क्यों नहीं लड़ेंगे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव। जाहिर सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो रहा है, वो भी मिलकर के लड़ रहे हैं, तो एनडीए के जो दल हैं वो क्यों नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में मिलकर के चुनाव। तो अब ये होगा, तो अब इसका मतलब समिता जी ये है कि ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में भी फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें फिर हम दखल देंगे। तो कुल मिलाकर के ये संदेश देने की समिता जी कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से और जनता दल की तरफ से कि बीजेपी जो है उसको किस तरीके से फांस दिया गया है और बीजेपी किस तरीके से जो है वो इस दुष्चक्र में कहा जाए जो नीतीश कुमार का है उसमें फंसती चली जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार ने जो अभी दांव चले हैं, खासतौर से जो अपनी 3 मांगे रखी हैं नीतीश कुमार ने, मतलब जनता दल ने 3 मांगे, एक तो यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक बात कही जा रही है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, उसका चुनाव लड़ा जाएगा। तो अभी से कोई कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि ये एक तरीके से बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की तैयारी है कि आपको अभी से सतर्क होना पड़ेगा। आपके जो छुटवैये नेता जिनको कह दिया गया, जैसे अश्विनी चौबे की तरफ इशारा किया केसी त्यागी ने कि हम छुटवैये नेताओं की बात पे कोई विचार नहीं करते, तो ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपके जो केंद्रीय मंत्री रह चुके लोग हैं वो छुटवैये नेता हैं और ऐसे लोगों को राज्य की राजनीति पे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है और उन पर जो है कोई भी विचार नहीं किया जाएगा और उनको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार की तरफ से एक संकेत देने की कोशिश की गई है। दूसरा, जो विशेष राज्य का दर्जा है जो जिसके लिए बार बार उठा है, उसने कहा है कि इस पे हम दबाव बनाते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जाहिर सी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले ही दिया जाना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले का दिया जाता है तो फिर आंध्र प्रदेश भी उसकी मांग करेगा, आंध्र प्रदेश उसकी मांग करेगा, तो किस तरीके से ये सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी बिहार को। और अगर नहीं देती है तो विपक्ष जो है, खासतौर से इंडिया गठबंधन, वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और खासतौर से नीतीश कुमार के ऊपर भी हमलावर रहेगा कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप एक मांग जो है वो बिहार के राज्य के विकास के लिए उसको आप पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं मिल रहा है और बिहार जो है विकास में पिछड़ता जा रहा है। जिस विकास मॉडल की नीतीश के विकास मॉडल को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी होती वो बातें किया करती थी कि बिहार का विकास मॉडल है और उसको सामने रख करके चुनाव लड़ने की बातें किया करती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के सामने संकट ये है कि अगर नीतीश कुमार का कोई विकास मॉडल है तो उसको फिर विकास मॉडल को वो कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए धन कहाँ से आए। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए धन केंद्र सरकार से ही आएगा और केंद्र सरकार को ये विशेष राज्य का दर्जा दे करके वो धन मुहैया कराना होगा। अब ये केंद्र सरकार के अपने आर्थिक स्रोत क्या क्या हैं, किस तरीके से उनके सामने दबाव है, किस तरीके से खर्चे चलाना सरकार को मुश्किल पड़ रहा है। रेलवे में तमाम पद रिक्त हैं, 30 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां रिक्त हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। जो रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नहीं भरी जा रही हैं और एक्सटेंशन जो है वो कर्मचारियों को दिए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि नई भर्तियों पर रोक लगाई जा रही है, इसलिए चूंकि सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। अग्निवीर जो लाई गई वो भी इसीलिए लाई गई, अग्निवीर योजना, ताकि जो है वो स्थायी नौकरी जो है वो सेना के अंदर ना हो और अस्थायी नौकरी देकर के काम चलाया जाए। चूँकि ये समझा जा रहा है कि सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार का खर्च चलाने के लिए। तो ऐसे संकटों के बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पूरा कर पाएगी। उसके बाद जो दूसरा बड़ा संकट है वो सबसे बड़ा संकट है कि जो जातिगत सर्वे के बाद बिहार में जिस तरीके से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी और उसको पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से निरस्त कर दिया, उसके खिलाफ क्या आगे की रणनीति हो, क्या उसको संसद में कानून ला करके या सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर करके उसके खिलाफ अपील करके उसको रुकवाया जाए, ये होगा अब सरकार की तरफ से। अब सरकार में चूंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर मतदाता है, सवर्ण मतदाता है, वो
आरक्षण को बढ़ाए जाने की, उसके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो सांप छछूंदर वाली स्थिति है इस मसले को लेकर के। अगर इस बात को मानते हैं तो उनका कोर मतदाता नाराज होता है, नहीं मानते हैं तो जो जनता दल यू नाराज होती है, वो दबाव बनाएगी। जनता दल यू अगर इसके लिए दबाव नहीं बनाती है तो फिर राहुल गांधी जो कह रहे थे कि हमारे दबाव में इन्होंने जातिगत सर्वे कराया, और जिस तरीके से तेजस्वी कहते हैं कि नौकरी हमने दिलवाई और जातिगत सर्वे हमने करवाया, उसके बाद ये सब लागू किया गया, तो नीतीश कुमार फेल होते हैं। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने ये जातिगत सर्वे के बाद बढ़ा हुआ आरक्षण की सीमा जो है, जिसको पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, ये एक बड़ा संकट बन करके सामने आ रहा है। और इसको भारतीय जनता पार्टी को सुलझा पाना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको किसी हाल में नहीं सुलझा पाएगी संयुक्ता जी। और ये एक दरार का विषय भी हो सकता है संयुक्ता जी की ये जो मांगे रखी गई हैं, इसके बहाने ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोई रूपरेखा भी तैयार कर रहे हो, ताकि उन्होंने अपने मुद्दे बता दिए, और ये मुद्दे बता करके अब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के कारण होंगे कि हमने 3 शर्तें रखी थी, वो तीनों शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। अब अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं शर्मिष्ठा जी और एनडीए छोड़ते हैं, तो अब उनको पलटू राम जो है वो नहीं कह पाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उनको पलटू राम कहा था, वो बात अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाएगी, साहब ये तो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ये भूमिका तैयार कर रहे हैं कि हमने आपके सामने मुद्दे रखे थे, हमारी भी अपनी राजनीति है। नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। तो नीतीश कुमार की बातों को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू का रह पाना संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार इसके जरिए एक ये भूमिका तैयार कर रहे हो, और समय आने पर कोई उचित फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। अगर शर्मिष्ठा जी अगर मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आते हैं और वहाँ सरकारें नहीं बनती हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसका सीधा प्रभाव फिर बिहार की राजनीति पे भी पड़ेगा, देश की राजनीति पे भी पड़ेगा, और तब नीतीश कुमार और ज़्यादा हमलावर होंगे, और तब नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी। तो नीतीश कुमार अभी से उस सारी बार्गेनिंग की एक तरीके से कहा जाए भूमिका तैयार कर रहे हैं कि तब जाकर के और दबाव बीजेपी के ऊपर डाला जाएगा, और ये फिर बताया जाएगा कि मोदी जी आपके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। बिहार से चूँकि सरकार बनी है, ये आपकी जो बनी हुई है इस समय बिहार के दम पे बनी हुई है, बिहार में नीतीश कुमार जो है वो लीड करेंगे एनडीए को, सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है, तो आपको नीतीश कुमार की बातें माननी पड़ेंगी। तो यानी कि मोदी जी को और दबाने की कोशिश फिर तब नीतीश कुमार करेंगे। एक तरीके से समझता है नीतीश कुमार जो है इस समय मुझे लगता है कि वो उनका पक्ष जो है वो, उनका पलड़ा जो है वो भारी है, मोदी जी का पलड़ा अभी हल्का है नीतीश कुमार के मुकाबले। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार इस जो तोलने की प्रक्रिया है इसमें कितना तोलते हैं और कितना पासंग किसको बनाते हैं, और किस तरीके से अपना हिसाब किताब मोदी से चुकता करते हैं। अब ये नीतीश कुमार की जो रणनीतिक कौशल है उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई परेशानियां खड़ी करनी समिता जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार अपना पल्ला भारी करने के लिए वजन इकट्ठा करने का इंतजाम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 3 कारण उन्होंने अभी तैयार कर लिए जिसके आधार पर वो भूमिका बांध सकते हैं। और जब इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ा था तो उसके पहले भी अमलेंदु जी आप याद करिए कि 2-3 महीने से खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार आज की बैठक में इस बात पे नाराज हो गए कि नीतीश कुमार बिना किसी से मिले बोले कुछ चले गए, कि फिर ये कि उनको राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया गया या उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा अभी से घोषित नहीं किया जा रहा है। इन सब वजहों से वो तो जो नाराजगी की खबरें थी, नीतीश कुमार अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि वो खुद कुछ नहीं कहते हैं, वो दूसरों से कहलवाते हैं, और ये सारी बातें भी तब भी आने लग गई थी बाहर। और उसके बाद इसीलिए ये जब उनका ये फैसला आ गया कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ रहा हूँ और मैं एनडीए के साथ हूँ क्योंकि वहां मन नहीं लग रहा था, तो ये उसके बाद ठीक है उनको पलटू राम बोला गया, लेकिन उससे पृष्ठभूमि वो पहले से तैयार करते आ रहे थे। और अभी हम फिर से वही देख रहे हैं कि एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार होनी शुरू हो गई है। अब उसके आगे जो अध्याय लिखे जाएंगे उसमें बीजेपी का नाम किस तरह से दर्ज होगा और मोदी जी के लिए वो किस तरह से बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहकर ये चाह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा मैं रहूं, तो हो सकता है वो ये भी चाह सकते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी रहना आप लोग चाहते हैं तो फिर मुझे प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाइए। आदमी की महत्वाकांक्षाएं और उसकी कोई सीमाएं तो होती नहीं है। तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से हमने अभी आपने जो जिक्र किया अमलेंदु जी के महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 2 राज्यों में जो चुनाव होंगे और उसमें बीजेपी की जो स्थिति दोनों जगहों पर कमजोर दिख रही है,
कल हमने सुना दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं कि अब हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसी तरह से अब महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी के भीतर ही जो एनडीए को लेकर एक चिड़ मचनी शुरू हो गई है, जो अजित पवार के लिए एक जो माहौल बनना शुरू हो गया है, अभी ये जो एनडीए के मतलब देवेंद्र फडणवीस के जो करीबी हैं सुदर्शन चौधरी पुणे के हैं, पुणे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और पुणे के प्रभारी हैं अजित पवार एनडीए के। लेकिन वो ये कह रहे हैं, सुदर्शन चौधरी, उनका एक वीडियो कल जो वायरल हुआ उसमें वो ये बोल रहे हैं कि हमारे सत्ता में रहने का क्या मतलब है, हम काम करेंगे और वो बॉस बनकर हमको आदेश देंगे। ये ऐसी बात जो है सुदर्शन चौधरी बोलते आए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। जब उनका ये कहना था और ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि एनसीपी जो अजित गुट के जो नेता हैं वो बहुत भड़क गए और वो सुदर्शन चौधरी पर बिल्कुल उनके मुंह पर कालिक पोतने के लिए आगे आने लगे। इस तरह की बातें जो हैं वो खबरें सामने आई हैं। हालांकि सुदर्शन चौधरी ने ये भी बोल दिया कि ये मेरा निजी वक्तव्य है और इसको बीजेपी से जोड़कर ना देखा जाए, यानी अब लीपापोती की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी में और जो एनसीपी अजित पवार गुट में जो दरार है वो एकदम दिन पे दिन ज्यादा प्रोमिनेंटली वो दिखने लगी है और इसीलिए महाराष्ट्र में इस बार महायुति का जो खेल है वो बिगड़ने वाला है। अभी जो बजट में उन लोगों ने बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की उनकी योजना पर चलते हुए लाडली बहनों के लिए वो सब मतलब प्रावधान किए गए हैं, यानी अभी से अपने जनता को खुश करने की कोशिशें बीजेपी वहां पर करने में लग गई है। लेकिन जब उनके अपने लोगों को वो खुश नहीं कर पाएगी तो वो किस तरह से बीजेपी वहां जीतेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले, इन लोगों की जो टीम है ये अभी से काफी मजबूती से काम करते हुए दिखाई दे रही है। बिहार का हाल हमने देख लिया, महाराष्ट्र का हाल देख लिया, हरियाणा का हाल देख लिया। इधर लालू जी का आर्टिकल, उस पर हमने चर्चा कर ली। सोनिया गांधी का भी एक आर्टिकल आज आया है हिंदू में, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि मोदी जी किस तरह से उनकी ये हार हुई है इन चुनाव में। और वो ये भी बता रहे हैं कि वो बात करते हैं सबको जोड़कर चलने की, लेकिन असल में वो टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर सोनिया गांधी ने जिस तरह से लालू जी ने अपने लेख में तमाम चीजों का जिक्र किया, आज के हालात का, कि चाहे नीट पेपर लीक हुआ या मणिपुर का हालात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, ऐसी तमाम मसलों को सोनिया गांधी ने भी उठाया है। और इस पर संजय राउत का एक बयान आया है, उस बयान को भी सुन लेते हैं हम। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों के क्या रुख नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में, दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए। ये सविता जी अभी निकलने के बाद जो थे वो केसी त्यागी बता रहे थे, बैठक से निकलने के बाद संजय राउत का भी बयान है, वो भी हम लोग सुन ही लेते हैं, फिर चर्चा बढ़ाते हैं। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। ये बात सही है कि आप जुगाड़ करके सत्ता पर बैठे हो, लेकिन सत्ता में बैठने से पहले आपको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी दूसरे को बोलते हैं आत्मचिंतन करो। जिसको आत्मा होता है वो आत्मचिंतन करते हैं, ये लोगों को आत्मा नहीं है। जिस क्रूरता से राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो कभी चिंतन नहीं करेंगे।
देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो सबको साथ लेकर चले। देश की हालत बहुत खराब है, इसलिए सोनिया जी ने जो कहा है कि मोदी जी आत्मचिंतन करो, वो सही है। सर, आप लोग हेमंत सोरेन जी को लेकर पहले से कहते आए कि ये सारा मामला जो है एजेंसीज द्वारा पॉलिटिकल है, हाईकोर्ट भी लगभग पॉलिटिकल है। मोदी और शाह जी के जमाने में हमारी जुडिशरी भी पॉलिटिकल हो गई ना, हमारी जुडिशरी पॉलिटिकल हो गई। पॉलिटिकल दबाव में हमारी जुडिशरी काम करती है। सेंट्रल एजेंसी की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनके एक गुलाम है, एजेंट है, बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन अब नहीं, उनको आसान नहीं होगा। जिस तरह से लोकसभा में जो जनादेश आया है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो अब इतना आसान नहीं है मनमानी करना। सरकार बदलने के बाद विपक्ष के नेता पद पर राहुल गांधी आने के बाद ही, या विपक्ष की ताकत जो आपने देखी है वो देखने के बाद ही हेमंत सोरेन जी को बेल मिला है। केजरीवाल को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर संजय राउत ने बिल्कुल जो देश के मौजूदा हालात हैं उस पर जो सोनिया गांधी का जो लेख है या जो लालू जी के लेख में जिन बातों का जिक्र है उस पर उनकी जो टिप्पणी और जिस तरह से वो राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या बदलाव आए हैं और अब जो विपक्ष की ताकत बढ़ी है उसके बाद क्या कुछ बदला है, ये बता रहे हैं। और इसके साथ ही संजय राउत ने एक जो अहम बात ये कही अमरिंदु जी की, ये जो जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि और इस जुगाड़ में एक अहम रोल है नीतीश कुमार का। और अभी हमने बोला कि अब दाएं बाएं कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं केसी त्यागी? मतलब अभी ये बोलकर क्या बाद में पलट जाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि जब वो ऐसा कोई दावा होता है उसके बाद ठीक उसके उल्टे ही परिणाम देखने मिलते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कुछ ना बोलिए आप, लेकिन जब इस तरह की बातें उठ रही हैं, जब आप ये दावे कर रहे हैं, अभी केसी त्यागी ने किया, उससे पहले नीतीश कुमार एक दो मौके पर बोल चुके हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम इधर ही रहेंगे। इन सब बातों को बार बार ये याद दिलाया जा रहा है। जी बिल्कुल समिता जी, बार बार याद दिलाया जा रहा है और नीतीश कुमार को लगता है कि बार बार उनको याद दिलाया जाता है। लेकिन आपको याद होगा समिता जी, जब वो आरजेडी के साथ आए थे, यानी इंडिया गठबंधन में आए थे नीतीश कुमार जिस समय, उस समय उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये जो है वो कहना था उस समय नीतीश कुमार का। उसके बाद फिर जो थे वो लौट के फिर चले गए बीजेपी के पास। तो कुल मिलाकर के समिता जी यही है कि वो बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, इसका मतलब अभी कुछ तय नहीं किया जा सकता और अभी कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी इस विषय पे नहीं की जा सकती। यानी कि संभावनाएं बरकरार हैं नीतीश कुमार की कि वो कहीं भी जा सकते हैं। केसी त्यागी का ये कहना है कि अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, कोई जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इधर उधर क्या होता है, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं केसी त्यागी? इधर उधर से तात्पर्य क्या है केसी त्यागी का? तो कुल मिलाकर के ये केसी त्यागी जो हैं वो जो कह रहे हैं वो केसी त्यागी के कहने का तात्पर्य ही शर्मिष्ठा जी यही है कुल मिलाकर के कि बहुत सी संभावनाएं भी बरकरार हैं, हमने अपनी मांगें रख दी हैं, उन मांगों पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है। अगर वो मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर जो है वो इधर उधर जाने का भी देखा जाएगा। यानी कि शर्त रख दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कि अगर आपको हमें अपने साथ रखना है तो हमारी शर्तें माननी होंगी, वरना इधर उधर जाने के हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। तो समिता जी, हमको लगता है कि आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम दिया जाए और हम अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे। और इस कार्यक्रम को आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा। धन्यवाद।